नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री की या फिर कंप्लीट जीके की, उस सीरीज़ का हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। तो 9 बज चुके हैं। आप लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, फिर हम शुरू करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। और किसी को कोई दिक्कत है अगर पिछली क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए जी, तो अब हम चलते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। देखिए जी, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? मेरी बात सुनिए आप लोग। बंगाल सूबा यानी कि बंगाल उस वक़्त एक राज्य हुआ करता था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में, चलो मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी स्टोरी बता देता हूँ। देखिए आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ये कंपनी इंडिया में एंट्री मारती है 1606 में। जहांगीर से परमिशन लेती है 1615 में। उसके बाद जहांगीर ने जब इनको परमिशन दी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेंट और टैक्स दोनों के बलबूते पे व्यापार करेगी। किराया भी देना पड़ेगा साहब आपको, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। चलता रहा, काम चलता रहा। उसके बाद 1718 में शाही फरमान जारी कर देता है फर्रुखसियर शाही फरमान जारी करता है। उस शाही फरमान में कुछ टैक्स में छूट मिल गई। में आपका टैक्स माफ़ हो जाएगा किसी किसी जगह, लेकिन अब तक कंपनी व्यापार कर रही है। फिर वहाँ इस टैक्स की छूट को लेकर के ही बंगाल के नवाब के साथ कंपनी भिड़ती है बैटल ऑफ प्लासी में। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नींव डाल दी थी, लेकिन प्रॉपर राज नहीं किया था, क्योंकि द्वैध शासन हो गया था। थोड़ा सा हिस्सा, यानी कि थोड़ा सा काम बंगाल का नवाब देखेगा, थोड़े से काम कंपनी देखेगी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीन तीन लोगों को हराती है। इस युद्ध के बाद कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीन राज्यों की दीवानी राइट्स दे दिए गए थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ बिहार, ये बंगाल और ये उड़ीसा। तो तीन राज्यों के दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि यहाँ का सारा टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो आप ये कह सकते हैं इन सभी ऑप्शन के हिसाब से कि यहाँ वास्तविक स्वामी अगर कंपनी को माना गया तो बैटल ऑफ बक्सर में। मतलब ये जो दो लड़ाइयाँ हुई है, मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो पानीपत की जो है, सॉरी, प्लासी की लड़ाई, और एक बक्सर की लड़ाई। इन दोनों लड़ाइयों में पानीपत, जो प्लासी की लड़ाई है उसमें तो कंपनी ने नींव डाली, और जो बक्सर की लड़ाई है उसमें कंपनी सबसे पावरफुल बनी है। बैटल ऑफ बक्सर, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ लीजिए आप लोग। 9 अगस्त 1942 को होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा हमें ये पता लग गया, देखो वैसे यहाँ पे ना 8 अगस्त आएगा, 8 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त 1942, अगस्त 1942 मान लीजिए को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को भी निभाई थी। मतलब एक तो 9 अगस्त को फेमस हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, एक 9 अगस्त को कौन सी घटना हुई थी? बिल्कुल 1925 को भी कोई घटना हुई थी 9 अगस्त को, और वो थी काकोरी ट्रेन एक्शन। ये गाड़ी की लूट वगैरह अब नहीं लिखा जाएगा, नया नाम हो गया उसका, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह और अन्य, चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के बाकी इन सब को, चारों को फांसी की सज़ा हुई थी इस घटना के बाद। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो भी 9 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेट होगी 1925। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी हमारा क्या है।
देखिए, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? मुझे ये कैमरा हटाना पड़ेगा एक बार के लिए, क्योंकि इसके लिए जगह बन नहीं पा रही, मुझे लिखना भी पड़ रहा है बीच बीच में। चलिए यहाँ पे कर देते हैं सेट कैमरे को, यही होगा फिर ठीक। देखिए, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह। देखो, अहमदाबाद सत्याग्रह जो है या फिर अहमदाबाद मेल स्ट्राइक 1918 में हुआ था, 1918 में। और ये पूछा है ब्रिटिश मेल मालिक और सौर सरकारी कर्मचारी। देखते हैं, भारतीय मेल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर कर्मचारी, भारतीय सरकारी सरकार के कर्मचारी नहीं जी, ये भी नहीं था। भारतीय मेल मालिक नहीं, ब्रिटिश मेल मालिक और सौर कर्मचारी, उनके बीच हुआ था। एक्चुअल में अहमदाबाद में मिल थी एक, और वहाँ पर उस एरिया में प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग के कारण कुछ कर्मचारियों की, लगभग 10% कर्मचारियों की डेथ हो गई थी। तो लोग जो है काम छोड़ के जाने शुरू कर दिया। तब मिल के मालिकों ने 90% बोनस देने का वादा किया। बोनस के चक्कर में वापस आ गए। जब प्लेग बीमारी खत्म हुई तो बोनस भी बंद कर दिया। अब कर्मचारी अड़ गए थे, 50% बोनस लेंगे, मालिक कहते थे 20% बोनस देंगे। यहाँ गांधी जी ने जाकर के मामला सोल्व करवाया 35% बोनस का। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो ये क्लियर है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है एक बार लोग सो चुके थे, एक बार लोग सो चुके थे, उसके बाद लोग दोबारा से जाग उठे, मतलब जागरूक हो गए। जागने का मतलब जागरूक हो गए यहाँ पर, ठीक है। 19वीं शताब्दी का है, यानी कि 1800 के बाद का है। तो किस वर्ग तक सीमित था? किस कैटेगरी के लोग ही जागरूक हुए थे? तो उच्च मध्यम वर्ग तक ही लोग सीमित हुए बस, ठीक है। उच्च मध्यम वर्ग तक जो है लोग जागरूक हो पाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है पेपर में। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालयों का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का वास्तुविद कौन था? तो हर्बर्ट बेकर्स। हर्बर्ट बेकर्स जो है ये उसका आर्किटेक्ट था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको यही देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो और वो पीडीएफ आप लोग पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन आसान है, काफ़ी काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ। राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत में लागू हुई थी? पहली बात तो ये राज्य हड़प नीति यानी कि 1848 में डलहौजी ने जो शुरू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा में लागू की गई थी, महाराष्ट्र का सतारा, ठीक है। अवध पे तो जो है कुशासन का आरोप लगाया था, जौनपुर में हड़प नीति और झांसी में भी हड़प नीति। तो सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए जी अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने का फरमान जारी किया था? ये घटना 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद घटती है, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच होती है। फर्रुख सियर तो पहले ही मारा जा चुका था, बहादुर शाह प्रथम बहुत पहले थे, अहमद शाह के समय में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शाह आलम सेकंड के टाइम पे ये घटना घटी थी, ठीक है। शाह आलम सेकंड ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का काम दे दिया, भाई तुम वहाँ का रेवेन्यू तुम संभालो, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी पिछली क्लास के कंपेयर में अच्छी लगी हो, क्योंकि यहाँ पे सामने मैं भी दिख रहा हूँ और थोड़ा सा तरीके से आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग किया गया? देखो सांप्रदायिक मतलब जहाँ पे हिंदू मुसलमान वाद कर दिया हो,
यानी कि अलग अलग कर दिया, वो दोनों को अलग अलग करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। एक करना नेशनलिज्म, अलग करना सांप्रदायिकता, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो निर्वाचन होता है चुनाव, ठीक है। अलग से चुनाव देने का सिलसिला 1909 में किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट कहें या पार्लियामेंटरी रिफॉर्म कहें, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन दे दिए गए थे। केंद्रीय सभा में 60 सीटें की गई थी और 60 में से 5 सीटें मुसलमानों के लिए सेपरेट रखी गई थी। सेपरेट इलेक्शन का मतलब है मुसलमान ही मुसलमान के लिए वोट करेगा, बाकी कोई और वर्ग वहाँ पे वोट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसका होगा 1909 का एक्ट। उसके बाद देखिए आप लोग जी, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देखिए जी अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। वेलेस्ली के टाइम पे हुई थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। ध्यान दें, वहाँ पर फोर्ट विलियम एक किला भी है, लेकिन यह है फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? देखिए मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे आंदोलनों के बारे में। देखिए जी, बारदोली 1928 कृषि के लिए गया था, बिल्कुल टैक्स वाला मामला था। दांडी मार्च तो नमक के लिए किया गया था ना 1930, ये तो कृषि वाला था ही नहीं। चंपारण 1917 कृषि से संबंधित। वर्धा ये भी। लेकिन सबसे पहले की अगर बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह पहला ही सत्याग्रह था और पहले ही कृषि के ऊपर किया गया था। नील की खेती को लेकर के बार बार बता चुका हूँ क्या था वो 3 कठिया सिस्टम, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का प्रथम कृषक आंदोलन यही था, सबसे इंपॉर्टेंट चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए जी अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारतीय सभा का संस्थापक कौन था? नौजवान सभा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। नौजवान सभा भगत सिंह ने शुरू की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए जी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? देखिए बताना आपको सही कौन सा है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदवी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है, डफरिन के टाइम पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी बना था। बिल्कुल सही बात है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जय नहीं। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, बिल्कुल सही बात है ये तो। टोटल 72 लोग थे इसके अंदर, ठीक है। तो तीसरा जो है वो गलत है क्योंकि इसमें कलकत्ता दे रखा है जबकि बम्बे आएगा, बाकी सारी बातें सही है। इस तरीके के क्वेश्चन देखो हमें पता तो होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच विचार इनमें करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनको सही मिलान करना है जी। कौन कहाँ से लड़ रहा था? लखनऊ से लड़ी थी बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, बिहार से कुंवर सिंह और रोहेलखंड से मौलवी अहमदुल्ला। ये सारे 1857 की क्रांति के नेता हैं। कौन सी जगह से कहाँ से कौन लड़ा था, ठीक है। मुझे आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को कमेंट के लिए कमेंट करके बताइए। आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने अरेस्ट किया था? मुझे आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए जी अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण हुई थी? ये पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। राम मनोहर लोहिया इसके मेन संस्थापक होंगे, राम मनोहर लोहिया। चलिए जी आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार लिखिए। बारदोली सत्याग्रह 1928, चंपारण 1917, रोलेट सत्याग्रह 1919। तो 2 3 1, 2 3 1
बन गया आंसर। चलिए, बहुत आसान था ये तो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को आजकल अच्छे से आते होंगे जिसने क्लासेस लगाई हैं। देखिए जी, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबको पता है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ था। डलहौजी, हड़प नीति, भारत में रेलवे, डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, होर्डिंग के टाइम पे 1911 का दिल्ली दरबार। सबके बारे में पता लग गया आप लोगों को। अच्छा, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए मुझे कमेंट करके। आप लोग सबको बताना है, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में वो लोग भी बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर अगली वीडियो में इनके जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली और कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन। नहीं जी, ये क्या लिख दिया? 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ये पहला तो गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए समर्थन निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। ये बात सही है, क्योंकि 1919 में पहली बार तो प्रियम्बल आई थी, प्रस्तावना आई थी। इस प्रस्तावना में कह दिया गया था कि हमारा अब जो एम है वो भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का है, लेकिन वो बहुत जल्द बनाएंगे। तो ये 1935 में जो किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई, बिल्कुल 11 राज्यों में चुनाव करवाए गए थे। तो ये काम, इसकी आधारशिला 1919 में ही रख दी गई थी। पहली बार प्रियम्बल 1919 में आई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके, 1919 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर भारतीय थे? 1919 में टोटल 6 थे। मुझे आप लोग बताएंगे इनमें से भारतीय कितने थे। ठीक है, ये आपके लिए होगा होमवर्क। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। देखिए जी, आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये बात सबको पता है कि बंगाल गजट सबसे पहले 1780 में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट की अगर हम बात करें, इसमें जो मद्रास मेल दे रखा है वो 1868 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन सोशल रिफॉर्मर ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा जो दे रखा टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में। तो बंगाल गजट इंडिया का पहला समाचार पत्र है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वह कौन सा भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि? देखिए, हड़प नीति की जब बात आई थी ना, हड़प नीति, तो 17 महाराष्ट्र। सहायक संधि की बात आई है 1798 में हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि अपनाई थी, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने वेलेजली लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। ठीक है। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1930 में लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। लॉर्ड इरविन इरविन के टाइम पे किया गया था, क्योंकि इसके तुरंत बाद जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसके अंदर। तो इरविन था उस समय वायसराय। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ये बारदोली सत्याग्रह 1928 जो बड़े हुए लगान को लेकर के हुआ था, इसमें सफलता के कारण वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन गांधी जी का मेन रोल था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद चलिए जी आप लोग, अच्छा इनकी डेट भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग 1920, बारदोली 1928 और सविनय 1930। अब चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? देखिए मेरी बात सुनिए।
लॉर्ड वेवेल के टाइम पे तो 1945 में वेवेल प्लानिंग आई थी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। ठीक है, इरविन 1930 में हो चुके। माउंटबेटन 1947 आज़ादी के टाइम पे तो बच गए। लिन लिथगो 1936 के बाद से लेके 44 तक भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला, अच्छा एक बात और देखिए, इसमें 1937 बीच में आ गया ना, तो पहली बार जो राज्यों में चुनाव हुए थे 1937 के, उस समय भी लॉर्ड लिनलिथ था। पेपर में पता है कैसे आया हुआ था एक बार, कि किस वायसराय के टाइम पे कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। 11 में से 8 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी थी। उस समय 11 प्रांत थे, तो लिनलिथ को, क्योंकि 1937 में चुनाव हुए थे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, इनमें से कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था। देखिए, वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764। अंबर का युद्ध 1749, सबसे पहले अंबर का युद्ध। ये युद्ध फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच अंबर का युद्ध, नवाब जी हार गए थे। ठीक है, अनवरुद्दीन नाम था नवाब का, और फ्रांसीसियों की तरफ से था डुप्ले। ठीक है जी, अंबर का युद्ध। चलिए आगे, अगला सवाल, एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में होम रूल लीग चलाया था। 1916 में स्टार्ट हुए होम रूल लीग में एनी बेसेंट तो सितंबर में शुरू करती, उससे पहले अप्रैल में शुरू कर चुके थे बाल गंगाधर तिलक। ये होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग एक तरह से स्वशासन की ही बात की जा रही है। स्वशासन चाहिए, मतलब हमें यहाँ जो वायसराय वाला पद है वो हमें दे दो, और तुम ब्रिटेन से हमें कंट्रोल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में फिर पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। उसके बाद देखिए आप लोग, 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर, यानी कि कॉम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कॉम्युनल अवार्ड पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए थे। ये बात है उस समय की जब 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में। रैमसे मैकडोनाल्ड, इसमें गलत लिख रखा है ये, मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा कर दी थी। इसके बाद, क्योंकि ये डिमांड की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसके बाद ही गांधी जी नाराज होकर चले गए थे, और 1932 में ही फिर पुणे पैक्ट हुआ था गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1906, दांडी से नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल दांडी से शुरुआत हुई थी, क्योंकि साबरमती आश्रम से दांडी गए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कानून तोड़ेंगे हम, और गांधी जी ने कानून दांडी में जाकर ही तोड़ा था, और तोड़ते ही शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत कम क्वेश्चन रह गए। अब देखिए जी, बंगाल विभाजन निम्नलिखित में से किसका निराकरण है, किसने किया था बंगाल का विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। चेम्सफोर्ड के टाइम पे तो मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। होर्डिंग के टाइम पे राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से जो है दिल्ली शिफ्ट की गई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी 1911 में। ठीक है, कर्जन के टाइम पे आया था। उसके बाद देखिए जी, बंगाल विभाजन का निराकरण किया गया था, अगर ये, हाँ निराकरण सही है। ठीक है,
निरस्त होता अगर तो 1911 आता, फिर मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया था। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री प्रथम, खुद ही प्रधानमंत्री रहे थे और खुद ही विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब डायआर्की, डायआर्की द्वैध शासन, यानी कि एक लोकसभा बनाई एक राज्यसभा बनाई, ये 1919 में हुआ था। क्योंकि 1909 वाले में टोटल मिलाकर के 60 मेंबर हुआ करते थे, इसके अंदर अलग से 6 मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक वाइसराय। यहाँ सीटें बढ़ा दी गई थी, 145 कर दिए छोटे सदन में, लोकसभा जिसको कहेंगे, और 60 सदस्य कर दिए थे बड़े सदन में, उच्च सदन में। ठीक है, तो 1919 में पहली बार ये द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में संबंधित नहीं था? क्या है ये केस? ये केस है 17 दिसंबर 1928, जब एक अंग्रेज जिसका नाम था सैंडर्स, इसकी हत्या कर दी गई। इस अंग्रेज की हत्या कर दी गई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव द्वारा। ये कांड, ये कर्म, कांड तो नहीं कहेंगे हम, अच्छा काम था ये कर्म लाहौर में हुआ था, तो इसलिए इसको लाहौर षड्यंत्र बोलेंगे। इसका मतलब इसमें सूर्य सेन शामिल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। सैंडर्स की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि इस घटना से एक महीना पहले 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी और स्कॉट नाम के अंग्रेजी अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया था, लेकिन ये लोग मारने तो गए थे स्कॉट को, मार आए सैंडर्स को। इसको लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हो गया था 1878, लॉर्ड लिट्टन। अब आप समझेंगे लिट्टन आएगा, नहीं जी, लिट्टन नहीं आएगा। निरस्त किया था, इसको कैंसिल किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था इसको कैंसिल अपने कार्यकाल में। 1880 से 84 तक रहा था रिपन, 80 से 84 के बीच इसको कैंसिल कर दिया गया था। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये था, वर्नाकुलर प्रेस हम किसको बोलते हैं? लोकल भाषाओं में छपे हुए पत्र पत्रिका, ये अखबार है, ये किसी व्यक्ति ने निकाला है लोकल भाषा में, तो इनके ऊपर कहा गया कि आप लाइसेंस बनवाओ और लाइसेंस की जो फीस है वो 2 गुना होगी। अगर आपने एक शब्द भी सरकार के खिलाफ लिख दिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, हो सकता है आप अरेस्ट भी कर लिए जाओ। तो इस चीज़ को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लागू किया था लिट्टन ने, इसको कैंसिल किया था रिपन ने। पूछा है निरस्त किसने किया, तो रिपन आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम लिखिए जी इनका, जो घटनाएं हैं। वेवेल योजना है 1945, रेड क्लिफ अवार्ड 1947, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, 3, 1, 4, 2, तो आंसर बनेगा ये। ठीक है, क्या था क्रिप्स मिशन, जिसको अगली डेट का चेक कहा गया था गांधी जी द्वारा? यह आया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस बना देंगे वर्ल्ड वॉर के बाद। गांधी जी ने कहा नहीं चलो। उसके बाद इसके जो अगली घटना है वेवेल योजना, वेवेल ने भी प्लानिंग दी 1945 में। साहब, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 14 मेंबर होंगे, 7 हिंदू 7 मुसलमान, लेकिन हमारी बात मान लो, गांधी जी तो मान गए थे, जिन्ना अड़ गया इस बात पे, जो 7 मुसलमान होंगे वो मुस्लिम लीग द्वारा चुने जाएंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये भी फेल हो गई। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ ने बंटवारा कर दिया था, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था? मेरी बात सुनिए, सबसे पहले ये शब्द का इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया था।
लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद ये शब्द उठाया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, क्योंकि इन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए थे और उसी आंदोलन में बहुत बार स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती होते ऑप्शन में, तो ये इनका आता। एक बात और, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों को ही भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। ये वैलेंटाइन सिरोल नाम के एक अंग्रेज ने कहा था अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज के सेशन में। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, और अगर आप लोगों को इससे संबंधित कुछ भी पूछना होता है तो हिस्ट्री नामा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर कुछ भी पूछना हो आप लोगों को तो विजय शर्मा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है और विजय शर्मा 4088 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।